हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर का जो हाईलाइटिंग पॉइंट है वो इंटरपोल रहने वाला है, क्योंकि इंटरपोल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है। तो पूरी डीसी मशीन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग, आपका कम्यूटेटर और इंटरपोल, ये दो तीन टर्मिनोलॉजी ऐसी है जिसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इंटरपोल को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, कम्यूटेशन होता क्या है ना। वैसे तो आपको पता है कम्यूटेटर का रोल क्या है ना। कम्यूटेटर क्या करता है, हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना। मैकेनिकल रेक्टिफायर भी जिसको बोलते हैं, है ना। मोटर में उल्टा भी करेगा वो, ठीक है, क्योंकि मोटर में हम इनपुट क्या देंगे, हम इनपुट देंगे डीसी का, है ना, और वो अंदर की साइड में क्या करेगा, एसी कन्वर्ट करेगा। खैर हम लोग मोटर अलग से अच्छे से पढ़ेंगे। बट कम्यूटेशन क्या है, कम्यूटेशन एक प्रोसेस है, करंट रिवर्सल की एक प्रोसेस है ना। वो पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। अब वो प्रोसेस मैं आपको करके बताता हूं। देखो यहां पर मैंने क्या किया है, ये आपको याद है वो रिंग बनाई थी हम लोगों ने इस तरीके से। कम्यूटेटर सेगमेंट थे, बहुत सारे कम्यूटेटर सेगमेंट थे और अलग अलग कॉइल्स थी। तो वैसे ही हम लोगों ने 1 और 2 नंबर के हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारा ऐसा कम्यूटेशन हो रहा होता है, रोटेशन चल रहा है, ये कॉइल चल रही है, ये ब्रश हमारा फिक्स पोजीशन पे है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ में, क्योंकि रोटेटिंग कम्यूटेटर है तो रोटेटिंग कम्यूटेटर कॉइल के साथ में जैसे कम्यूटेटर रोटेट हो रहा है तो पूरा रोटेशन में। और ये जो ग्रीन कलर का ब्रश है ना, ये फिक्स है। तो हमने क्या किया, खट 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 4-5 फोटो खींचे और वो चलते हुए कम्यूटेटर के 4-5 फोटो देखकर हम पूरा एनालाइज करेंगे कि भाई ये रिवर्सल होता कैसे है। ठीक है, चलिए। तो सपोज करिए कि ये एक कम्यूटेटर सेगमेंट, ये काहे के बने होते हैं, माइकानाइट का, है ना। ये लेमिनेशन काहे का रहता है, ये जो इंसुलेशन है वो काहे का है, ये माइकानाइट का, ठीक है। तो ये ब्रश है, अब ये ब्रश से कलेक्ट हो रहा है, देखो 40 एम्पेयर करंट कनेक्ट हो रहा है। तो 40 एम्पेयर का करंट जब कलेक्ट हो रहा है तो इसमें कंट्रीब्यूशन 20 इधर से आ रहा है, 20 इधर से आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये रोटेशन में, ये वाला चीज पूरा रोटेशन में है। तो जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो हमारा ब्रश की पोजीशन क्या हो गई, थोड़ा सा ब्रश इधर की साइड में दिखने लगेगा, है ना। ब्रश नहीं चल रहा है, ब्रश वहीं का वहीं है, ये आगे वाला पार्ट ये पूरा रोटेट कर रहा है, तो थोड़ा सा क्या हुआ, जैसे थोड़ा सा आगे खिसक गया, जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा करके दिखा दूं, क्योंकि अपने पास स्मार्ट बोर्ड है तो इसमें हम कर पाएंगे मेरे ख्याल से। देखो ये ऐसे रोटेट हुआ, ये पोजीशन आ गई, है ना, ये पोजीशन आ गई। मैं वापस से एज इट इज ला देता हूँ, समझ में आ गया ना, विजुअलाइजेशन अच्छे से हो जाता है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि जितना ब्रश का एरिया होगा, ये वाले कम्यूटेटर सेगमेंट का और ये कम्यूटेटर सेगमेंट का, तो ब्रश का देखो एरिया, सरफेस एरिया सब ज्यादा कहां कनेक्टेड है, इस वाले से, थोड़ा सा कनेक्शन इधर से है। तो जितना एरिया कनेक्टेड होगा उस हिसाब से उसी रेशो में आपका करंट ड्रॉ होगा। तो यहां थोड़ा सा है तो ये 10 एम्पेयर, मतलब आउट ऑफ 40 में से अब 10 एम्पेयर यहां से आएगा और 30 यहां से आएगा, क्योंकि बड़ा हिस्सा जो ब्रश का है वो इधर की साइड में सेकेंड नंबर के कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर है, ठीक है। तो देखो जब 10 यहां से आया तो अब इस कॉइल को नजर रखना है ना, बीच वाली कॉइल पे नजर रखना। तो 20 इधर से आया, 10 इधर गया, 10 उधर जा रहा है। फिर केसीएल के यहाँ पे केसीएल का फॉलो होना चाहिए, 20 इधर से आया, 10 इधर से, तो बचा हुआ 30 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद फिर क्या हुआ, फिर रोटेट होके एग्जैक्ट मिड में हो गया, मतलब आधा करंट इधर से, आधा करंट इधर से। तो 20 इधर से, 20 इधर से। इस सिचुएशन पे आप देखो, इस सिचुएशन पे इस कॉइल के अंदर 0 एम्पेयर करंट है, मतलब अंडर गोइंग कम्यूटेशन जो कॉइल है इसको बोलते हैं अंडर गोइंग कम्यूटेशन कॉइल। के कम्यूटेशन हो रहा है जिस टाइम पे करंट कलेक्ट हो रहा है उस टाइम पर कॉइल जहां पे खड़ी है उसको बोलते हैं अंडर गोइंग कम्यूटेशन कॉइल, ठीक है। तो आप देखो अंडर गोइंग कम्यूटेशन कॉइल में यहां पे इस कॉइल में 0 एम्पेयर, क्योंकि ये 20 इधर से आ गया, 20 इधर से आ गया और 40 इधर कनेक्ट हो गया। इसलिए आप देखना ज्यादातर ब्रश की पोजीशन आपको ऐसे ही देखने की मिलती है, आधा सेगमेंट इधर, आधा सेगमेंट इधर, इस सेगमेंट से इधर, इस सेगमेंट से थोड़ा आधा आधा करंट इधर से ले लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम देखें, थोड़ी देर बाद जब ये और आगे बढ़ा तो ब्रश का बड़ा हिस्सा इस साइड में आ गया, छोटा हिस्सा इधर की साइड में रह गया। तो 30 एम्पेयर इधर से और 10 एम्पेयर इधर से। तो अब ध्यान से देखना, जब 20 एम्पेयर इधर हुआ तो यहां 30 आना है, तो 10 एम्पेयर का डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। और सिमिलरली वही चीज यहां पे फॉलो हो रही है कि 20 इधर से, 10 इधर से, 10 इधर से, है ना, जस्ट केसीएल का डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद थोड़ी देर बाद एग्जैक्टली कहां पे आ गया, 1 नंबर पे आ गया। तो फिर देखो कि 20 इधर से, 20 इधर से, 40 इधर से। अब आप देखो ध्यान से कि पहला डायग्राम जो था जहां पे ब्रश की पोजीशन सेकंड नंबर के कम्यूटेटर सेगमेंट पे था, वो जंप करके कहां पे आ गया, पूरा प्रोसेस होते होते फर्स्ट नंबर पे आ गया है। मतलब ब्रश वहीं पे है, हम बोल रहे हैं कि ब्रश शिफ्ट हो गया, बट ब्रश वहीं पे है, कम्यूटेटर का सेगमेंट बदल गया। कम्यूटेटर का जब सेगमेंट बदला 2 से लगा के 1 पे आया, तो आप इस कॉइल के करंट का डायरेक्शन देखिए। कहां हाईलाइटिंग वर्जन कौन सा है हमारा, इसको देखना ध्यान से। किसको देखेंगे आप, इस कॉइल के डायरेक्शन को देखो। उस तरफ 20 एम्पेयर था, अब क्या हो गया,
इस तरफ 20 एम्पेयर हो गया, बदल गया ना डायरेक्शन। इस कॉइल के अंदर का जो डायरेक्शन है वो बदल चुका है। तो वैसे ही जैसे जैसे ये पास होते जाएगा तो जो जो इसको साथ में कॉइल मिलते जाएगी उसका करंट का डायरेक्शन बदलते जाएगा। बाकी आप देखो इधर के 20 एम्पेयर दोनों को देखो और इधर के 20 एम्पेयर को दोनों को देखो, वो अभी भी एज इट इज बने हुए हैं, वो अभी भी एज इट इज बने हुए। इसलिए देखा बताया था मैंने, इधर क्या होता है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इधर डॉट डॉट डॉट, जो क्रॉस वाला उधर जाएगा तो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है तो ये रहा कम्यूटेशन एक्शन। तो इस देखो आपकी आंखों के सामने करंट का क्या हो गया, रिवर्सल हो गया। तो ये है कम्यूटेशन का कमाल, ये है कम्यूटेशन का कमाल। बट इतना आसान होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, बस यही तो दिक्कत है। डीसी में सबसे ज्यादा दिक्कत है कम्यूटेशन की। कम्यूटेशन इतना प्रॉब्लमेटिक है डीसी में। अब ये तो रहा आइडियल बात है कि सर सेकंड पे था, फर्स्ट पे जंप कर जाए, बढ़िया से सक्सेसफुली आ जाए। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, ये है प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन, और ये था थ्योरेटिकल, है ना। थ्योरेटिकल तो बड़ा अच्छा लगता है, सबके सब बढ़िया से हो जाता है, थ्योरी वर्जन ये है। थ्योरी प्रैक्टिकली क्या होता है कि होना चाहिए था 40 एम्पेयर का कलेक्शन, बट यहां पे 35 एम्पेयर का कलेक्शन होता है। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि ये मूवमेंट में भाई आपका रोटेटिंग कम्यूटेटर है, तो ये जो थोड़ा सा हिस्सा ब्रश का है ना वो छूट जाता है उधर वाले सेगमेंट पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग एज बोलते हैं। तो यहां पर 5 एम्पेयर का करंट वहां से ड्रॉ हो जाता है। 5 एम्पेयर का करंट, एक मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया है, कुछ नंबर्स दे दिए ताकि आपको चीजें समझ में आसानी से आए। तो आप ये देखिए कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या है कि भाई पूरा का पूरा 40 यहां से आना था और फर्स्ट नंबर पे होना था, बट हुआ क्या कि ब्रश का छोटा सा हिस्सा ट्रेलिंग एज कहां रह गया, दूसरे सेगमेंट पे रह गया, जहां से 5 एम्पेयर करंट वहां से ड्रॉ हो रहा है। और यही 5 एम्पेयर क्या करेगा, आपका स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, ये स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। अच्छा सर ये देरी क्यों हो रही है, भाई ये डिले क्यों हुआ, असल में देरी हो गई ना। ब्रश एग्जैक्टली जो पोजीशन थी ब्रश की, वहां पर कॉइल प्रॉपरली उस सेगमेंट पे नहीं है जिस सेगमेंट पे होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं डिले हुआ है। डिले क्यों हो रहा है, देखिए डिले क्या हो रहा होगा कि अंदर की साइड में तो क्या हो रहा है, करंट का रिवर्सल हो रहा है। चेंज इन करंट को कौन अपोज करता है, इंडक्टेंस, प्रॉपर्टी ऑफ, है ना। हम लोग इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द चेंज इन करंट। तो अंदर की साइड में जो चेंज इन करंट हो रहा है, दैट मींस कि वहां पर सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है। और सेल्फ इंडक्टेंस क्या कर रहा है, इंडक्टेंस जहां आ जाता है वो थोड़ा सा डिले कर देता है सिचुएशन को। तो बिकॉज ऑफ आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस, क्यों करंट रिवर्सल हो रहा है ना, जिसकी वजह से चेंज इन करंट को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आ गई, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और उस इंडक्टेंस की वजह से क्या हो रहा है, उस इंडक्टेंस की वजह से डिले हो जा रहा है कम्यूटेशन में। तो अगर हम बात करें कि भाई उस साइड में 20 एम्पेयर था, है ना, मतलब थोड़ी देर के लिए उसको पॉजिटिव साइड मान ले, तो इसको नेगेटिव मानेंगे अपोजिट वाले को। तो +20 से -20 में अगर हमने करंट रिवर्सल किया है तो वहां पे थोड़ा सा डिले हो गया है। और डिले क्यों हुआ है, बिकॉज कि भाई इनहेरेंटली प्रॉपर्टी होती है चेंज इन करंट, जहां भी होगा वहां इंडक्टेंस पिक्चर में आएगा। इंडक्टेंस आएगा दैट मीन्स कि थोड़ा सा डिले होगा। डिले होगा तो वहां पर क्या होगा भाई, चेंज आया है, देखो चेंज से क्या मतलब है, चेंज हुआ तो स्टैटिकली फ्लक्स भी होगा, वहां पे इंड्यूस ईएमएफ भी होगा, तो एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है जिसको बोलते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस वोल्टेज, है ना। चलो अभी आपको बता देता हूं, ये देखो कि भाई +20, अगर इंडक्टेंस को थोड़ी देर के लिए आइडियली माने कि इंडक्टेंस को नहीं माने, तो +20 से -20 बढ़िया से हो रहा था। बट ये आइडियल सिचुएशन, इसलिए आइडियल कम्यूटेशन बोला। बट प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, -15 ही हो रहा है, -15 ही हो रहा है ना, क्योंकि 5 एम्पेयर का वो क्या कर रहा है, ये हमें स्पार्क प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो इसको बोलते हैं डिलेड, नॉन लीनियर, नॉन आइडियल, नॉन लीनियर भी बोल सकते हैं इसको, नॉन लीनियर, नॉन आइडियल, या फिर प्रैक्टिकल कम्यूटेशन, है ना। और इसको बोलते हैं हम लोग आइडियल बोल सकते हैं, या फिर आइडियल कम्यूटेशन बोल सकते हैं, या फिर लीनियर कम्यूटेशन बोल सकते हैं। इसको डिलेड कम्यूटेशन भी बोल सकते हैं, डिलेड कम्यूटेशन, क्योंकि डिले हो गया, डिलेड कम्यूटेशन, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, एक रिएक्टेंस वोल्टेज, क्योंकि चेंज इन ER इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, E = -L di/dt। तो चेंज इन करंट कितना हुआ, 2I, +I से -I मतलब 2I, है ना। देखो +20 से -20 तो चेंज कितना हो, 40 का ना, तो वैसे 2I। और ये जो जितना टाइम लग रहा है चेंज होने में, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिंग टाइम, है ना। कम्यूटेशन होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ये TC। तो ये वाला वोल्टेज, इस वोल्टेज को बोलते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस वोल्टेज। और यही रिएक्टेंस वोल्टेज क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यही रिएक्टेंस वोल्टेज हमारे कम्यूटेशन में क्या करता है, स्पार्क प्रोड्यूस कर सकता है। और इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा।
इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसी को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसी को हटाने के लिए हम यूज करते हैं इंटरपोल, है ना। इसी रिएक्टेंस वोल्टेज को टू रिड्यूस दिस ER क्या यूज करते हैं, इंटरपोल यूज करते हैं, इंटरपोल यूज करते हैं। ठीक है, अभी आपको सारी चीजें लिखवा दूंगा ना, अभी कुछ भी नहीं है। समझ में आया। तो दिक्कत कहां से हुई और कहां जरूरत पड़ी हमें इंटरपोल की, वो मुझे बताना था। मैंने क्या बताया कि भाई कम्यूटेशन का एक प्रोसेस होता है, आइडियल भी बताया, प्रैक्टिकल में क्या गड़बड़ होती है वो भी बता दिया मैंने, क्योंकि डिले कम्यूटेशन हो गया, डिले कम्यूटेशन की वजह से रिएक्टेंस वोल्टेज का जन्म हुआ, इसी रिएक्टेंस वोल्टेज को हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इंटरपोल यूज करेंगे। बट डायरेक्टली हम इंटरपोल पे नहीं आए, हमने पहले दूसरे जुगाड़ जमाए। क्या करा है, मेथड्स टू इंप्रूव कम्यूटेशन, कम्यूटेशन को इंप्रूव करने के लिए अलग अलग मेथड लगाए। पहला है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। हमने सोचा कि देखो ये स्पार्किंग आ रही है, स्पार्किंग को रिड्यूस करना है, तो क्यों ना हम ब्रश के जो रेजिस्टेंस है, ब्रश का जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ा दे। अब ब्रश का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे अगर, तो उसके लिए हमने क्या क्या यूज किया, पहले हम कॉपर ब्रश यूज करते थे। क्या यूज करते थे, कॉपर ब्रश। तो इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम होता था, है ना, इसका रेजिस्टेंस क्या होता था, थोड़ा सा कम होता था। रेजिस्टेंस कम होता तो ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप भी क्या रहेगा, थोड़ा सा कम, थोड़ी देर के लिए 0.5 वोल्ट मान ले। फिर हमने क्या कि स्पार्किंग को हमें अगर रिड्यूस करना है तो रेजिस्टेंस बढ़ा दें, तो इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो हमने क्या किया, यूज कार्बन ब्रशेस यूज करना चालू कर दी। कार्बन ब्रश जब यूज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली अगर हम कॉपर की तुलना में बात करें तो इसका थोड़ा सा हाई रहता है। तो चलो स्पार्किंग तो थोड़ी हद तक मिनिमाइज हो गई, बट एक ड्रॉबैक और हो गया कि ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप भी हमारे क्या हो गए, बढ़ गए, मतलब 1 वोल्ट हो गया। वो 0.5 दे रहा था, ये 1 वोल्ट दे रहा है। बट फिर भी कंपैरेटिवली स्पार्किंग तो कहीं ना कहीं कम्यूटेशन सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हमने कहा, और अच्छा इसमें कार्बन में क्या होता है कि स्मूथ, इसका एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, थोड़ा बहुत स्मूथ भी होता है, तो इस वजह से ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। तो जितने भी नॉर्मल मशीन्स होती है उनमें हम कार्बन ब्रश यूज करते हैं, आज भी यूज करते हैं। फिर आता है एक और ग्रेफाइट ब्रश। तो ग्रेफाइट ब्रश में फिर इलेक्ट्रोकार्बन और मेटल ग्रेफाइट और इलेक्ट्रो ग्रेफाइट दो तरीके के और होते हैं, इतना ज़्यादा डिटेलिंग की आपको जरूरत नहीं है। बट आप ये समझ लीजिए कि अच्छी मशीन्स में फिर हम लोगों ने ग्रेफाइट ब्रश यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। बट बात इतने से ज़्यादा बनी नहीं कि स्पार्किंग बहुत हद तक हमने मिनिमाइज तो करे, बट बिल्कुल जीरो कर पाए, ऐसा संभव नहीं हुआ। किसकी हेल्प से, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन से। तो हम कहाँ पे फोकस कर रहे थे, हम ब्रश के रेजिस्टेंस के ऊपर फोकस कर रहे थे कि उसको रेजिस्टेंस बढ़ा दे, स्पार्किंग रिड्यूस कर दे। फिर हमने थोड़ा सा बड़ी बुद्धि से सोचा, हमने मतलब हमारे जितने साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने सोचा कि ईएमएफ या वोल्टेज कम्यूटेशन करें। एक काम करते हैं कि भाई ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज आ रहा है ना, ये जो आपका कम्यूटेशन का जो प्रोसेस होता है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह जो फ्रिंजिंग वगैरह आती है, एडिशनल आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बन जाती है, उसकी वजह से हम क्या करते थे, ब्रश शिफ्ट करते थे। या तो ब्रश को शिफ्ट कर लो, बट ब्रश को शिफ्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है भाई, ब्रश के लिए लीवर वगैरह सब लगेगा बिल्कुल। फिर एक और मैकेनिकल मैकेनिज्म हो गया, और उसकी बजाय फिर क्या हुआ, कुछ डिजाइन में हमने ब्रश शिफ्ट यूज करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हमने स्पार्किंग को बहुत हद तक मिनिमाइज किया कि भाई जब न्यूट्रल जो एमएनए है, एमएनए के साथ में ब्रश भी शिफ्ट कर दो। बट फिर हमने देखा कि ब्रश शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रश शिफ्ट करना बहुत हेडेक वाला काम है। अब जो रिसेंट डिजाइन हो रहे हैं डीसी मशीन्स के, उसमें ब्रश शिफ्ट हटा के हमने फिर क्या यूज किया, इंटरपोल का यूज किया। इंटरपोल का यूज ऐसे किया कि भाई इंटरपोल क्या करेगा कि जो आपका इंटरपोलर रीजन है ना, वहां पे जो आपकी इंक्रीज्ड फ्लक्स डेंसिटी है उसको मिनिमाइज या उसको न्यूट्रलाइज करेगा। कैसे करेगा अभी आपको बता देते हैं। देखो, इन रिसेंट डिजाइन ऑफ डीसी मशीन्स द ब्रशेस आर प्लेस्ड ऑन जीएनए। अब ब्रशेस को नहीं हिला रहे हम, एमएनए को जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रश हम लोग जीएनए पे रखते हैं। अभी तक के पूरे डिस्कशन में हम क्या कर रहे थे, एमएनए के साथ में ब्रश को ले जा रहे थे पूरे डिस्कशन में। बट आज से हम क्या कर रहे हैं कि नहीं भाई, ब्रश को मत डिस्टर्ब करो, ब्रश को वहीं रखो जीएनए पे। अब हम क्या कर देते हैं, इंटरपोल का इजाद कर देते हैं। तो ब्रशेस आर प्लेस्ड ऑन जीएनए एंड इंक्रीज्ड फ्लक्स डेंसिटी, जो फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो गई थी ना, देखो ये पोल थे हमारे, याद है आपको, ये ऐसे ये जो इंक्रीज हुई थी ना दो जगह पे, आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाया था ना, ये डिस्टॉर्ट होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो गई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग भी बोलते हैं, इसको फ्रिंजिंग भी बोलते हैं ना, फ्रिंजिंग इज एलिमिनेटेड बाय यूजिंग इंटरपोल। इंटरपोल से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इंटरपोल के दो है, इंटरपोल के दो सबसे बड़े काम होते हैं। पहला है रिड्यूस रिएक्टेंस वोल्टेज, ईआर को क्या करना, रिड्यूस करना, और दूसरा रिड्यूस फ्रिंजिंग।
ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, इंटरपोल को ऐसा कुछ बनाया गया कि ये है हमारे मेन पोल के बीच में जहां इंटरपोलर रीजन है वहां पर दो पोल लगाए हम लोगों ने इस तरीके से, थोड़े से स्मॉल होते हैं मेन पोल के कंपैरिजन में, थोड़े से स्मॉल होते हैं, और इनके ऊपर जो वाइंडिंग करी गई, जो इनके ऊपर हम लोगों ने पोल का वो जो वाइंडिंग किया, वो वाइंडिंग हमारे आर्मेचर से सीरीज में कनेक्टेड था। क्या कनेक्टेड था, आर्मेचर करंट के सीरीज में हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया इसकी वाइंडिंग को। अब क्या हुआ, और इसका जो डायरेक्शन है जैसे एन और एस था ये, तो एन के बाद एस मतलब जो रोटेशन के, जब जनरेटर का रोटेशन जो इस डायरेक्शन में है, तो जो जनरेटर के रोटेशन में इमीडिएटली जो आगे की साइड में जो पोलरिटी है वही पोलरिटी इंटरपोल की रहेगी, यही पोलरिटी इंटरपोल की रहेगी। और ये पोलरिटी के साथ में हम लोगों ने क्या किया, इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इंटरपोल को आप कैसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, किसके कनेक्शन कैसा होगा, तो आपका आंसर होगा कि इंटरपोल का जो कनेक्शन है ना, इंटरपोल के ऊपर जो भी आपकी वाइंडिंग है वो आपकी सीरीज में कनेक्ट होगी, किससे, आर्मेचर से, थ्रू कार्बन ब्रश, मतलब जो भी ब्रशेस है थ्रू ब्रशेस, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब इसके कनेक्शन से क्या हुआ कि इसके अंदर जो फ्लक्स, इसके अंदर का जो फ्लक्स होगा, सपोज करिए यहां पे ये एस है, तो इसके अंदर ये फ्लक्स इस तरीके से जाएगा और नॉर्थ के अंदर ये ऐसे जाएगा। तो ये फ्लक्स को कुछ इस तरीके से इंटरपोल कुछ फ्लक्स इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा कि ये जो एडिशनल यहाँ पे जो फ्रिंजिंग दिख रहा है या जो फ्लक्स दिख रहा है, इसको काउंटर करेगा। इसको क्या करेगा, काउंटर करेगा, ठीक है, काउंटर फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा या काउंटर ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, जिससे ईआर जो रिएक्टेंस वोल्टेज है वो जीरो हो जाएगा या टेंस टू जीरो, मतलब जीरो के तकरीबन आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो क्या लिखा, इट शुड प्रोड्यूस अ काउंटर फ्लक्स टू न्यूट्रलाइज द रिएक्टेंस वोल्टेज। दूसरा है रिड्यूस द फ्लक्स डेंसिटी इन द इंटरपोलर रीजन, है ना, दो चीजें मैंने यहां पे लिखवा दी है। तो ये है इंटरपोल का काम, है ना। इसको कंपोल भी बोलते हैं, कम्यूटेटिंग पोल भी बोलते हैं ना, दो तीन नाम और है, कभी दूसरे उससे आ जाए तो इसी को फ्रिंजिंग बोलेंगे, है ना, जो फ्लक्स डेंसिटी जा रही है। ब्रशेस क्योंकि अब यहीं पे है, एमएनए भले ही चाहे वहां चले जाए, ये एमएनए भले ही वहां चले जाए एमएनए, बट अब ब्रश कहाँ है, इंटरपोल आने के बाद ब्रश हम हमेशा जीएनए पे ही रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये नोट पॉइंट बहुत ध्यान से रखना, बहुत काम का है, मोटर में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, जनरेटर और मोटर में ध्यान रखना। द पोलरिटी ऑफ इंटरपोल शुड बी इक्वल टू द पोलरिटी ऑफ मेन पोल, है ना, किसके ऊपर, मेन पोल के बराबर की ही पोलरिटी रहेगी, कौन सा, इमीडिएटली अहेड ऑफ जनरेटर रोटेशन, इमीडिएटली जो आगे जनरेटर रोटेशन में इमीडिएटली जो आगे है उसका पोलरिटी फॉलो होगा, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। मोटर में थोड़ा उल्टा हो जाएगा, है ना, तो मैं मोटर के जब पढ़ाऊंगा ना तब जनरेटर को थोड़ा सा कंपेयर करा दूंगा ताकि आप एग्जाम में कहीं गलत करके नहीं आ जाओ, ठीक है, इतना समझ में आया। तो भाई कम्यूटेशन से कहानी चालू हुई थी और इंटरपोल पे आ गई। अब क्या हुआ, अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। अब ये बड़ा सा तामझाम दिख रहा है कि एन और एस दो मेन पोल है और ये पूरा का पूरा वेवफॉर्म हम बनाते हैं, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, मैं की पॉइंट्स आपको बता देता हूं। देखो, जो फ्लक्स है, मेन फ्लक्स है, उसका जो शेप होता है, वेवफॉर्म का शेप देखो ऐसा होता है, फ्लैट टॉप्ड भी बोलते हैं या फिर ट्रेपेजॉइडल वेवफॉर्म भी बोलते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि जो मेन फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वेवफॉर्म का नाम क्या है, क्या बोलोगे, फ्लैट टॉप्ड या फिर ट्रेपेजॉइडल, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आर्मेचर एमएमएफ, आर्मेचर एमएमएफ का वेवफॉर्म कैसा रहेगा, ट्रेंगुलर, स्ट्रिक्टली ट्रेंगुलर, है ना, ट्रेंगुलर रहेगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, ये देखो डॉटेड डॉटेड दिख रहा है, ये आपका आर्मेचर फ्लक्स है। आर्मेचर फ्लक्स का बोलते हैं सैडल, क्या बोलते हैं इसका शेप, सैडल, या फिर अगर सैडल नहीं गिवन हो तो ट्रेंगुलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्टली ट्रेंगुलर है ना, देखो ये परफेक्टली ट्रेंगुलर है, बट ये थोड़ी सी बोल सकते हैं सैडल टाइप की ट्रेंगुलर है, तो इसको हम ट्रेंगुलर भी साथ में लिखना, क्योंकि सैडल अगर नहीं रहे और ऑप्शन में ट्रेंगुलर रहे तो हम ट्रेंगुलर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो नेट फ्लक्स है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फ्लक्स आया है वो थोड़ा सा देखो ऐसे करके थोड़ा सा पिकी नेचर का रहेगा, ये थोड़ा सा पिकी है ना, मैं हटा देता हूं वापस से, तो इसको पिकी ट्रेंगुलर बोलते हैं। पिकी भी हो सकता है, ट्रेंगुलर या पिकी ट्रेंगुलर भी लिखा जा सकता है, अलग अलग ऑप्शन में यूज हो सकता है। तो ये दो तीन चीजें ध्यान रखना, नेट फ्लक्स का, आर्मेचर फ्लक्स का, आर्मेचर एमएमएफ का और मेन फ्लक्स का शेप कैसा होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स एक दूसरे से क्वाड्रेचर होते हैं, 90 डिग्री क्वाड्रेचर में रहते हैं ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आर्मेचर फ्लक्स इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू मेन फ्लक्स, के आर्मेचर फ्लक्स और मेन फ्लक्स स्टेशनरी रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर,
है ना। और ये किसकी वजह से होता है, ये कम्यूटेटर की वजह से होता है, क्योंकि कम्यूटेटर हमेशा इधर क्रॉस क्रॉस रखेगा, इधर डॉट डॉट रखेगा। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, ठीक है। बस इतनी जानकारी, इससे ज्यादा की आपको इंफॉर्मेशन की नीड नहीं है। तो हमने क्या किया फाइनली कि कहां से आए, देखो कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज स्ट्रिक्टली किससे, आर्मेचर रिएक्शन से। अब क्या होता है कि भाई कम्यूटेशन इंप्रूव करने के लिए हम इंटरपोल यूज करते हैं, और इंटरपोल यूज होने से कम्यूटेशन इंप्रूव होगा, तो ऑटोमेटिक आर्मेचर रिएक्शन भी तो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा। बट आर्मेचर रिएक्शन क्या है, बहुत सेकेंडरी इफेक्ट है उसका, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दोनों ही चीजें अलग अलग है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग रिलेटेड टू आर्मेचर रिएक्शन, और ये हमारा कम्यूटेशन इंप्रूव करने के लिए रिएक्टेंस वोल्टेज या फ्रिंजिंग को हमें रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरपोल यूज करते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये सारा का सारा पूरा ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे तब बहुत अच्छे से थ्योरी को आप रिलेट करोगे। बस क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, एक आध थ्योरी लेक्चर हो रहे, उसके बाद जितने जनरेटर के क्वेश्चन है वो सब के सब हम एक साथ निपटाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरेटर, सारे टाइप के जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन आपसे पूछी जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी जाती है। वो करने के बाद हम फिर लाइन से 50, 60, 70 क्वेश्चन करेंगे जनरेटर के ऊपर, फिर मोटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।